स्वागत है जूनियर्स। आज के इस खास सेशन में हम किसी भी बिजनेस की असली धड़कन यानी वर्किंग कैपिटल की गहराई में उतरने वाले हैं। एक अंडरराइटर की नज़र से आज हम ये डिकोड करेंगे कि किसी कंपनी की रोजमर्रा की कैश जरूरतों का मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिजनेस कागजों पे तो भारी मुनाफा दिखा रहा हो, लेकिन असल जिंदगी में वो कैश की जानलेवा कमी का सामना कर रहा हो? इसका सीधा सा जवाब इस बात में छिपा है कि उस बिजनेस के अंदर कैश का प्रवाह यानी कैश फ्लो आखिर हो कैसे रहा है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, फिर ऑपरेटिंग साइकिल, अलग अलग इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें, वर्किंग कैपिटल गैप और आखिर में बैंक फाइनेंसिंग के तरीके। हम बुनियादी सच्चाइयों से शुरू करके एडवांस बैंकिंग टूल्स तक का पूरा सफ़र तय करेंगे। सेक्शन 1 वर्किंग कैपिटल क्या है? आइए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। वर्किंग कैपिटल को आप उस ईंधन की तरह मान सकते हैं जो किसी भी बिजनेस के इंजन को चालू रखता है। आसान भाषा में कहें तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाने पर जो बचता है वही ये ईंधन है। जाहिर सी बात है, इसके बिना प्रोडक्शन रुक जाएगा, बिल पेंडिंग हो जाएंगे और पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। अब मज़ेदार बात यह है कि बिजनेस में इस ईंधन की ज़रूरत हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस की बेसलाइन है, मतलब रोजाना का खर्चा। और इसके ऊपर आती है सीजनल वर्किंग कैपिटल की एक अतिरिक्त परत, जो बाजार की डिमांड या फिर त्योहारों के सीजन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। सेक्शन 2 ऑपरेटिंग साइकिल। चलिए अब ये ट्रेस करते हैं कि ये ईंधन असल में कैसे जलता है और वापस कैसे भरता है। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का सीधा सा मतलब उस समय से है जो कच्चे माल को इन्वेंट्री में, फिर बिक्री में और आखिर में रिसीवेबल से वापस नकद यानी हार्ड कैश में बदलने में लगता है। यही साइकिल हमें बताती है कि एज अ बैंकर हमारे बोरोअर का पैसा कितने समय तक बाजार में फंसा रहेगा। एज क्रेडिट अंडरराइटर्स हमें इन खास बातों पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होती है। बिजनेस का साइज क्या है, नेचर क्या है, उसका स्केल कैसा है, क्योंकि जाहिर है एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कच्चे माल में भारी कैश फंसाना पड़ेगा, जबकि एक छोटी सर्विस कंपनी की ऐसी ज़रूरतें ना के बराबर होती हैं। सेक्शन 3 अलग अलग इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें। ये हमें हमारे सबसे अहम पॉइंट पर ले आता है कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए हमारा अप्रोच एकदम बदल जाता है। अब इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ असल कहानी समझ आती है। एक डेयरी कंपनी का कैश बहुत तेजी से घूमता है, क्योंकि वहाँ सामान जल्दी बिकता है और तुरंत नकद मिलता है। वहीं कपड़े के बिजनेस में फैशन का रिस्क होता है और इन्वेंट्री 60 से 90 दिन तक होल्ड करनी पड़ सकती है। जूतों के एक्सपोर्ट की बात करें तो शिपिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट के चलते ये साइकिल 240 दिन तक खींच सकता है। और अगर बात किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार की हो तो भाई सरकार से पेमेंट आने में 500 दिन तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए वहां बहुत भारी वर्किंग कैपिटल लगती है ना? कमाल का डिफरेंस। सेक्शन 4 वर्किंग कैपिटल गैप। तो अगर किसी बिजनेस को अपनी कमाई से ज्यादा कैश चाहिए तो हमें उस कमी को एकदम सटीक नापना होता है। ये वर्किंग कैपिटल गैप असल में करंट एसेट्स का वो सटीक हिस्सा है जिसे सप्लायर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स फाइनेंस नहीं करते। मान लीजिए सप्लायर से मिला उधार एक तरह का फ्री फ्यूल है, तो उसे इस्तेमाल करने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वही वो एक्स्ट्रा फंड है जो बिजनेस हमसे यानी बैंक से मांगता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अगर कंपनी के पास कुल 12 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और सप्लायर सिर्फ 4.5 लाख का उधार दे रहे हैं, तो सीधे तौर पर 7.5 लाख रुपए का एक स्पष्ट गैप बचता है और इसी गैप को फाइनेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, बैंक फाइनेंसिंग के तरीके। चलिए देखते हैं कि इस गैप को भरने के लिए हम अपने बैंकिंग और गणितीय टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस अप्रीजल चार्ट को देखिए। कोई भी लिमिट सैंक्शन करने से पहले ये जो वर्किंग कैपिटल गैप है ना, यही वो मुख्य डेफिसिट है जिसका हम सबसे पहले मूल्यांकन करते हैं। ये एक बैंकर का सबसे बुनियादी काम है। थोड़ा इतिहास में चलें तो हमारे लेंडिंग फ्रेमवर्क्स को 1974 की टंडन समिति ने एक बहुत ही मजबूत आकार दिया था। इस समिति ने करंट एसेट्स के नॉर्म्स और फंड्स के सही इस्तेमाल के लिए बेहद सख्त नियम बनाए थे। इसी समिति ने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यानी MPBF की शुरुआत की थी। इसमें हमें 3 गणितीय तरीके दिए गए
ताकि ये पक्का किया जा सके कि बिजनेसमैन भी अपना खुद का पैसा लगाए, जिसे हम बैंकिंग की भाषा में कहते हैं स्किन इन द गेम। तो MPBF के पहले तरीके का सबसे अहम नियम यह है कि बैंक वर्किंग कैपिटल गैप का अधिकतम 75% ही फाइनेंस करेगा। इससे बिजनेस को मजबूर होना पड़ता है कि वो बाकी का 25% हिस्सा अपने खुद के मुनाफे या लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जुटाए। इससे फाइनेंशियल अनुशासन बना रहता है। लेकिन बहुत से बिजनेसेस के लिए हम नायक टर्नओवर तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जहां बैंक फाइनेंस को अनुमानित टर्नओवर के कम से कम 20% पर सेट किया जाता है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस एकदम साफ हैं। दोनों तरीकों में से जो लिमिट ज्यादा हो, हमें वही सैंक्शन करनी चाहिए ताकि बोरोअर के पास ईंधन की कोई कमी न रहे। फिर साल 1997 में रिजर्व बैंक ने इस MBPF सिस्टम को ऑप्शनल कर दिया। इससे हमें एज अ बैंकर ये आज़ादी मिल गई कि हम बोरोअर के बिजनेस की सच्चाई के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका चुन सकें। जैसे कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कैश फ्लो मेथड सबसे बढ़िया काम करता है। तो जब भी आप किसी कंपनी के खातों की निगरानी करें तो याद रखें कि एक पॉजिटिव गैप होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो गैप कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो बॉस, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि या तो इन्वेंट्री गोदाम में फंसी पड़ी है या फिर ग्राहक समय पर पैसा नहीं चुका रहे हैं। एक स्मार्ट अंडरराइटर को हमेशा इसी माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि कागज पर भारी मुनाफा दिखाने वाली कोई कंपनी अगर अपना ऑपरेटिंग साइकिल ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है तो यकीन मानिए वो जल्द ही एक डूबा हुआ कर्ज बन सकती है। हमेशा सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उनके पीछे की असली कहानी को समझें। आज के इस सेशन में बस इतना ही। प्रैक्टिकल बैंकिंग और क्रेडिट अंडरराइटिंग के ऐसे ही इनसाइट्स के लिए द बैंकिंग क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में।